पिछले दिनों आपने सरकार की फॉर्च्यूनर गाड़ी लौटा दी थी, क्या कारण था? एक मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोर्ट का फैसला क्या आता है, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। क्या सुंदर सिंह ठाकुर की ये कभी बात नहीं हुई कि कांगड़ा को प्रतिनिधित्व मिल गया जितना मिलना था, हमीरपुर को भी मिल गया, बाकी जिलों को भी मिल गया, कुल्लू की बारी कब आएगी? लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते जो उन्होंने कहा है, मैं समझता हूँ कि उनका एक भाव है जिसे हाईकमान जरूर उस पर गौर करेगा। कि मुख्यमंत्री का सुंदर सिंह ठाकुर पर हाथ तो पूरा है, परंतु सुंदर सिंह ठाकुर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो मंत्री किस वजह से नहीं बन पा रहे। आपकी मुख्यमंत्री से बात हुई कोई? लेकिन एक मुख्यमंत्री जी की अपनी विवशताएं क्या है वो ही बेहतर बता सकते। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह के समीकरण भी बन सकते हैं कि अगर आपको मंत्री नहीं बनाया जाता है तो लोकसभा के समीकरण भी गड़बड़ा सकते हैं? जो एक मंत्रालय का रोल ये होता है कि ही में अप्रूव और डिसअप्रूव, और अभी हमारा रोल है एडवाइजरी, हम पूरी एडवाइस दे रहे हैं। बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर आपका विरोध हो रहा था, क्या कारण था? नैना देवी में माता में रोपवे लग रहा है, चिंतपूर्णी में रोपवे लग रहा है। कांग्रेस कहती थी 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, वो मिल नहीं पा रही हैं। आपकी इस विषय पर क्या मुख्यमंत्री से बात हुई? उस महिलाओं का जो 1500 रुपया है वो कब तक मिलेगा? कि मित्रों, आप जीरो खाता खोलिए, 15 लाख आएंगे। कुल्लू हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा जिला जो न केवल पर्यटन बल्कि राजनीति की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश में अपना एक अलग स्थान रखता है। कुल्लू की राजनीति से ही सुंदर सिंह ठाकुर आते हैं, वर्तमान सरकार में सीपीएस हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद भारत में। नमस्कार। आपसे पहला सवाल लूंगा। सरकार को बने हुए 1 वर्ष का कार्यकाल हो गया है, आप भी पिछले 1 वर्ष से सरकार में सीपीएस हैं। 1-2 महीने छोड़ दिए जाएं नियुक्ति से पहले के, आपको क्या लगता है सुंदर ठाकुर के ऐसी कौन कौन से काम रहे हैं जो 1 वर्ष में आप अपनी उपलब्धि मानते हैं? जब हमारी सरकार बनी पिछले साल माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, तो कुछ एक बातें थी जो हमने जनता के समक्ष कही थी। उसमें ख़ास तौर पे जैसे चुनावी वायदा था ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना, उसे बखूबी लागू किया गया। और बाकी जो वित्तीय स्थिति देखते हुए बाकी चीज़ों में भी आगे बढ़ने का काम चल रहा था, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी त्रासदी, इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है, उसके रूप में एक बहुत बड़ी त्रासदी हिमाचल में और सर्वप्रथम कुल्लू से शुरू हुई, कुल्लू मनाली से। उसने हमें झंझोड़ कर रख दिया। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जिस प्रकार से हिमाचल उठ खड़ा हुआ है और अपने आप को संभाल कर सदी की सबसे बड़ी त्रासदी से बाहर निकला है, और केंद्र के सहयोग के बिना हिमाचल को पटरी पे लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की रही है। तो मुझे तो ज़्यादातर समय, क्योंकि वर्तमान में कुल्लू में ही गुजारना पड़ा, कि कुल्लू में दशहरे का उत्सव बाद में एक माहौल की नॉर्मलसी, टूरिज़्म को बहुत बड़ा धक्का मिला, इसका बहुत बैकफुट पे टूरिज़्म की इंडस्ट्री गई है। उसके साथ में हाइड्रो के सारे जो हमारे बिजली के प्रोजेक्ट्स थे, उनके वियर साइटें, डैम्स, सभी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और मैं समझता हूँ ऐसे में रिस्टोरेशन का काम करना और उसके बाद दशहरे को मनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार के सहयोग से ये रही है। आप सरकार के सीपीएस हैं और सीपीएस की नियुक्ति को भाजपा के कुछ विधायकों ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है। पिछले दिनों आपने सरकार की फॉर्च्यूनर गाड़ी लौटा दी थी, क्या कारण था? देखिए, आप जानते हैं कि मैंने आपदा के बाद गाड़ी लौटाई है। एक मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोर्ट का फैसला क्या आता है, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता कि एज ए विधायक, एज ए सरकार के सहयोगी हम कितना काम करते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि ऐसे आज आपदा के वक्त में अगर हम ऐसी ट्रेंड सेटिंग चीज़ें करेंगे कि हम जब सरकार हमें सुविधा देती है, हमें फैसिलिटीज़ मिलती है, तो ऐसे में एक गाड़ी छोड़ना, मैं समझता हूँ कि एक आपदा के बाद एक बहुत बड़ा एक वित्तीय एक संदेश देने की बात है। और मुझे लगता है कि शायद ये इसको सीपीएस के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कुल्लू हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हमेशा से ही एक
बड़ा केंद्र माना जाता रहा है, क्योंकि जब जब कोई भी सरकार बनी, चाहे प्रेम कुमार धूमल की सरकार हो, वीरभद्र सिंह की सरकार हो, जयराम ठाकुर की सरकार हो, कुल्लू को हर बार मंत्री मिलते रहे हैं। इस बार कुल्लू को मंत्री नहीं मिल पाया। पिछले दिनों नवंबर की ही बात है, कुल्लू में एक मीटिंग हुई थी, आपसे जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ताओं ने की थी। वहां चर्चा ये हो रही थी कि सुंदर सिंह ठाकुर को अगर कुल्लू के कोटे से मंत्री नहीं बनाया जाता है तो लोकसभा चुनावों में समस्या हो सकती है। इसमें एक सवाल ये है, मुख्यमंत्री के तो आप करीबी लोगों में आते हैं, मुख्यमंत्री ने आपको जिस विभाग का सीपीएस बनाया है वहां भी आपको फ्री हैंड दिया है। क्या सुंदर सिंह ठाकुर की ये कभी बात नहीं हुई कि कांगड़ा को प्रतिनिधित्व मिल गया जितना मिलना था, हमीरपुर को भी मिल गया, बाकी जिलों को भी मिल गया, कुल्लू की बारी कब आएगी? देखिए, कुल्लू ज़िला एक ऐसा ज़िला है जिसने सभ्यताओं को अपने अंदर समाया है, और कुल्लू हमेशा ट्रेंड सेटर भी रहा है। आप बागवानी में ले लीजिए, पर्यटन में ले लीजिए, और आज अपने अगर कल्चर का जो है संरक्षण कैसे हमें अपने संजोए रखना है, ऐसे ले लीजिए आप नाटी को, महानाटी में दशहरा उत्सव को बड़े स्तर पे मनाना, देवी देवताओं की परंपरा को संजोए रखना। तो हमेशा कुल्लू जो है पर्यटकों से ब्रिटिश काल से ही लेकर कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आने से एक्सपोजर बहुत बड़े स्तर पे रहा है। बेशक अंग्रेज़ों से लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट जिस लेवल पे कुल्लू आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कुल्लू ज़िला आज के दिन में लाहौल स्पीति भी कुल्लू में बसता है, मंडी का क्षेत्र भी कुल्लू में बसता है, और पांगी का क्षेत्र भी अब भौगोलिक स्थिति से कुल्लू में रहना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कुल्लू में जो हमारी एक संस्कृति है, उसमें सब लोगों को जोड़ने की संस्कृति है, और मुझे खुशी है कि आज मैंने और मेरे परिवार ने बेशक हमेशा सबको जोड़ने का काम किया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि मुझे जनता ने जो बेशक आज मैं देखता हूँ कि मंडी के लोग भी आते हैं, या पांगी के भी आते हैं, लाहौल के लोग भी आते हैं, सबकी समस्याएं, सबकी बातों को हम सरकार के समक्ष रख रहे हैं। तो ऐसे में अगर कार्यकर्ताओं ने कोई आवाज़ उठाई है, तो मैं समझता हूँ ये कार्यकर्ता का हक बनता है कि वो अपने इलाके के लिए जो जो उनको लगता है वो हाईकमांड के सामने रखे। लेकिन जहाँ तक मेरी जिम्मेवारी है कि कुल्लू को एक बेहतर बनाना है, मैं समझता हूँ कि हमने पर्यटन को बहाल करने में और दशहरे को बेहतर मनाने में, और कुल्लू के अस्पताल को, कुल्लू के कई पुलों को पुनः भूतनाथ पुल हो, या सब्जी मंडी पुल हो, या नेशनल हाईवे को लेकर मामले हो, केंद्र सरकार से मिलना, केंद्रीय मंत्रालयों में मिलना, मैंने कोशिश की है कि मैं उनके उस पर खरा उतरूँ। लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते जो उन्होंने कहा है, मैं समझता हूँ कि वो उनका एक भाव है जिसे हाईकमांड ज़रूर उस पर गौर करेगा। राजेंद्र राणा से हमारी पिछले दिनों बात हुई थी, क्योंकि आपके तो वो विधानसभा के सदस्य भी हैं, साथी भी हैं। उन्होंने एक बात कही थी, हाईकमान मुझे मंत्री बनाना चाह रहा है, समस्या कहाँ है मुझे भी नहीं पता। यही चर्चा आपके विषय में भी होती है कि मुख्यमंत्री का सुंदर सिंह ठाकुर पर हाथ तो पूरा है, परंतु सुंदर सिंह ठाकुर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो मंत्री किस वजह से नहीं बन पा रहे। आपकी मुख्यमंत्री से बात हुई कोई? देखिए, ये प्रेरोगेटिव माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि वो क्या सोचते हैं, उनको कैसा समीकरण रखना है। लेकिन एक मुख्यमंत्री जी की अपनी विवशताएं क्या है वो ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो कार्यकर्ताओं का भाव है, कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से पिछले चुनाव में, अगर लोकसभा के चुनाव जैसे थे, तो ये कुल्लू ही था जिसने कि उस वक़्त जब लोकसभा के हमारे मध्यवर्ती चुनाव हुए थे, तो कुल्लू का अग्रिम एक मंडी की पार्लियामेंट की राजनीति में स्थान रहता है। बेशक बड़ी बड़ी रैलियां करनी हो, बेशक बड़े बड़े कार्यक्रम करने हो, तो ऐसे में कुल्लू की जनता बड़े आगे रहती है। ये उनके जो भी भाव है, जो मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से कुल्लू के लिए उन्होंने आर्थिक पैकेज दिया है, ये सब बातें हैं। बाकी कुछ प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री जी का है, और कुछ प्रेरोगेटिव या कुछ भाव या कुछ आकांक्षाएं कुछ हमारे कार्यकर्ताओं की भी है।
आपने लोकसभा के उपचुनावों का जिक्र किया, एक बार फिर लोकसभा चुनाव हैं। अगर सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू के कोटे से, क्योंकि मैं मंडी संसदीय क्षेत्र का जिक्र नहीं करूंगा, कुल्लू जिला के कोटे से अगर सुंदर सिंह ठाकुर मंत्री नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जनता तो चर्चा कर रही है लोकसभा में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह के समीकरण भी बन सकते हैं कि अगर आपको मंत्री नहीं बनाया जाता है तो लोकसभा के समीकरण भी गड़बड़ा सकते हैं? ऐसा तो मैं क्या, देखिए हम तो कांग्रेस के सिपाही है, हम तो पूरी तरह से तैयार है हर मोर्चे पे। बेशक वो बाई इलेक्शंस थे, बेशक आज से पूर्व हमें मंडी में मुझे जब शिवरात्रि में भी मुझे जाने का मौका मिला और बखूबी हमने सब जिम्मेवारियों को निभाया है, विपक्ष में भी हमने बातों को निभाया है। लेकिन अभी जिस प्रकार से, जहाँ तक कुल्लू की बात है, मैं समझता हूँ कि कुल्लू का स्थान हिमाचल की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब सरकार बनती है उसके साथ में लाहौल स्पीति भी मैंने कहा, पांगी भी कहा मैंने आपको, और बाड़ी चौकी का मंडी का क्षेत्र है, या ये आउट तहसील की बातें हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन देखिए मैं NSY से निकला हुआ एक कार्यकर्ता हूँ। पंचायती राज में एक पंचायत से समिति सदस्य से लेकर पंचायत समिति का अध्यक्ष, जिला परिषद का मेंबर, एक उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष रहने के बाद NSY, यूथ कांग्रेस, सारे संगठनों में रह चुका हूँ। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हम तो एक कार्यकर्ता हैं, जो जहाँ पे जिम्मेवारी जो समझेगा हम उसमें काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से कुल्लू में अभी जो काम चल रहे हैं उसमें लोगों को उन चीज़ों को समझना चाहिए कि बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है, पूरे ज़िले में रिस्टोर किया जा रहा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक समर्पित सिपाही होने के नाते कोई ऐसी सोच हमारे कार्यकर्ताओं की होगी। लेकिन इतना ज़रूर है, उन्हें अपनी बात कहने का पूरा हक है। आपने कार्यकर्ताओं का जिक्र कर दिया, आपने सरकार का जिक्र नहीं किया है कि वन मंत्रालय खाली है, ऊर्जा मंत्रालय खाली है। मुख्यमंत्री अगर उस तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दें तो कुल्लू को उसके कोटे का ही मंत्रालय मिल सकता है। देखिए अभी जहाँ तक वन मंत्रालय है या ऊर्जा मंत्रालय में, अभी मुझे खुशी है कि अभी हमने थाना प्लाव की जो मंडी में थाना प्लाव का बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंसेस लेकर किस मुश्किल से हमने वाडिया इंस्टीट्यूट से लेकर सारे केंद्रीय जो मंत्रालय की सारी बाधाओं को पार करके हमें आज उसकी क्लियरेंस मिली और अभी ग्राउंड ब्रेकिंग की हम तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। और 12 साल से जो उल प्रोजेक्ट बंद पड़ा था वो मई में हमारा शुरू हो जाएगा। और ऐसे में शोंगटोंग करचम के ऊपर भी कल बातें हुई है, जहाँ पे हमारा सहयोग लिया जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पावर सेक्टर हमारा पिछले पूर्व सरकार से जो पटड़ी से बाहर चला गया है, इसको हिमाचल में जो हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हिमाचल में जो रुके पड़े थे उनको आगे बढ़ाना है। ऐसे में जहाँ जहाँ मुझे कल परसों भी मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, और फॉरेस्ट में भी इको टूरिज्म में हमने 13 साइटों को जो हाई एंड टूरिज्म और लो इम्पैक्ट टूरिज्म वन के साथ इको टूरिज्म को जोड़ रहे हैं। उसका भी आज प्री टेंडर जो है ऑनलाइन बातें चल रही है। अभी मैंने कैंपा का अगला साल का बजट हमने डिस्कस किया है। हम जो मुझसे बनता है या जो जहाँ हमारी एक मुख्य संसदीय सचिव के नाते एक एडवाइजरी हमारा जो रोल है वो हम दे रहे हैं। और बाकी ये है कि जो एक मंत्रालय का रोल ये होता है कि ही में अप्रूव और डिसअप्रूव, पर अभी हमारा रोल है एडवाइजरी। हम पूरी एडवाइस दे रहे हैं और जहाँ जहाँ पे ज़रूरी होगा, पर्यटन के क्षेत्र में होगा या वन के क्षेत्र में होगा और हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में होगा, यही 3 चीज़ें हैं जो हिमाचल को बहुत आगे ले जा सकती है। इसमें जितना हमारा रोल है उसमें हम मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हमारी तरफ से और सरकार की तरफ से कोई कमी रहने वाली है। बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर आपका विरोध हो रहा था, क्या कारण था? मुझे समझ नहीं आया कि पिछले वक्त में तो लोगों ने अपने पोस्टर फेसबुक पे और सभी जगह सभी नेताओं ने इसका समर्थन किया था और मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बाद में किन्हीं कारणों से, देखिए कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है,
आज आज बगलामुखी में रोपवे लग रहा है, नैना माता में, बगलामुखी मंडी में अपने विरोध वहाँ पे रोपवे लग रहा है, नैना देवी में माता में रोपवे लग रहा है, चिंतपूर्णी में रोपवे लग रहा है, और ऐसे में सभी जगह रोपवे लग रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि देवी देवताओं के स्थान के अंदर रोपवे ना लगे, उस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। बाकी अब तो ये केंद्र की तरफ से एक जो उन्होंने मतलब एक नया एक मापदंड तय किया कि इस रोपवे को बनाना ही है, तो केंद्र ने इसको केंद्रीय एक कॉन्फ्रेंस में इसकी MOU साइन किया है और 50% प्रॉफिट के साथ इसको आगे बढ़ाने की बात कही है। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि देव आस्था, हम भी देवी देवताओं में पूर्ण विश्वास करते हैं, लेकिन देव आस्था में विश्वास करते हुए उसको कोई ठेस ना पहुँचे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। जब आप विपक्ष में थे, युवाओं की आवाज़ जोर शोर से उठ रही थी। युवा अब आपसे नाराज चल रहे हैं कि सरकार के कुछ नेता तो हमसे मिलते ही नहीं हैं, हमारे जो पेंडिंग रिजल्ट पड़े हैं उनकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। युवा ये भी कहते हैं कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह कई बार कह तो देते हैं कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, परंतु युवा साथ में ये भी कहते हैं कि विक्रमादित्य सिंह तो खुद सरकार का हिस्सा है, खुद सरकार है, हमारी समस्याओं का हल हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस कहती थी 1 साल में 1 लाख नौकरियाँ देंगे, वो मिल नहीं पा रही हैं। आपकी इस विषय पर क्या मुख्यमंत्री से बात हुई? देखिए, मेरा अभी तो इतना बड़ा ना मेरे पास अभी कोई जिम्मेवारी है कि मैं इस पर कोई कंट्रीब्यूट करूं या अप्रूव करूं या डिसअप्रूव करूं। लेकिन जहां तक युवाओं को आगे रोज़गार देने की बात है, मैं समझता हूं कि अगर पर्यटन, ऊर्जा और ये वन को अगर जनता की सहभागिता के इसमें जोड़ी जाए तो बहुत बड़ी क्षमता है जो हमारे को इसमें जो रोज़गार उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने भी कदम आगे उठाए हैं और मैं समझता हूँ कि हमें समय आ गया है कि अब हमें हिमाचल के ये 3 जो हमारे जो एक फाउंडेशन जो बन सकते हैं आर्थिकी के, उसमें आप जानते हैं कि हमने तो कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे कैनबिस को भी लीगलाइज करने की बात कही है। कोई बात नहीं करता था आज तक कि जब दवाइयाँ उसकी बन सकती है, इसका नशे का उपयोग नहीं, दवाइयों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन उद्योगों पे भी बात सोचनी चाहिए कि हमारे शॉल उद्योग में क्यों ना इसका रेशे को इस्तेमाल किया जाए। तो बहुत सारी बातें हैं। आज एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हो, टूरिज़्म हो, होम स्टे हो, आज आप देख रहे हैं कि कुल्लू की तीर्थन घाटी ने एक ऐसा जो है अपना एक शेयर, एक अपना एक टूरिज़्म पैदा कर दिया कि वहाँ पे मनाली से बड़ा टूरिज़्म या हाई एंड और कम लोग जो बोलते हैं ना इम्पैक्ट जिसका पर्यावरण पे पड़ता है, ऐसी सारी बातों पे हमारे को काम करना होगा। ऊर्जा के क्षेत्र को रोज़गार के लिए, पर्यटन के क्षेत्र को रोज़गार के लिए, और वनों को, इको टूरिज़्म को और वन संपदा को, युवाओं को जोड़कर इसमें रोज़गार के अवसर पैदा किया जाने चाहिए। युवाओं की बात होगी। आपसे एक आखिरी सवाल, भाजपा आपकी एक वीडियो को बड़ा वायरल करती है जिसमें महिलाओं से 1500 रुपया देने की बात होती है कि 1 होगी तो 1500, 2 होगी तो 3000, अपनी भाषा में कहकर भाजपा के नेता मंचों से भी आप पर तंज कसने का काम करते हैं। उस महिलाओं का जो 1500 रुपया है वो कब तक मिलेगा? देखिए, ऐसा है ना, भाजपा नौटंकी करने में तेज़ है। इस वक्त पूछा जाए तो मित्रों 15 लाख, जो मोदी जी का भाषण, उसकी क्लिपिंग भी उनको चलानी चाहिए कि मित्रों आप 0 खाता खोलिए, 15 लाख आएंगे। ये प्रोपोगंडा चलाकर मोदी जी तब आए थे। आज 15 लाख को बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, राम जी का नाम लेकर उस मुद्दे को बुला। देखिए, भाजपा से हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की कि बावजूद पॉलिटिकली जो हमारे को फाइनेंशियल जो डिसएरे है, जो ये हमारा जो प्रबंधन आप कहे तो ये फाइनेंशियल जो प्रबंधन है कुछ पूर्व सरकार में खराब हुआ है, वित्तीय प्रबंधन, लेकिन उसके बावजूद लाहौल स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपये का घोषणा करना और उसे वर्तमान वक़्त से लागू करना, इस मंशा को तो जाहिर करता है कि ये स्कीम आएगी और मिलेंगे।
मिलेगी। 10 साल हो गया 15 लाख नहीं मिले। अरे अभी एक ही साल हुआ, 1500 तो 100 के बाद 1000 आता है, 1000 के बाद लाख आता है। लोगों को उम्मीद थी कि 15 लाख ऐसा बताया गया कि खाते में आएंगे, लेकिन आज के दिन में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सरकार की मंशा है और इसी करके उन्होंने जो है कबायली क्षेत्र में से योजना को शुरू कर दिया है और आगे ये योजना पूरे हिमाचल में इसी तरह आगे बढ़ेगी। जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि कुल्लू पर्यटन के साथ साथ राजनीति में भी एक बहुत बड़ा स्थान रखता है, देखने का विषय यह भी रहेगा कि क्या सुंदर सिंह ठाकुर को सरकार मंत्री बनाकर इस लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर उपचुनाव जीतने के बाद अपना वर्चस्व कायम रख पाएगी या फिर नहीं। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।